तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम ली राजी में। करंट अफेयर का एक और सेशन में लेकर के आपके सामने आ गया हूँ और बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे बातें करूँगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि मौसम बदल रहा है और मुझे खांसी की शिकायत है, तो बीच बीच में मैं खांसता रहूँगा, तो मेरी खांसी को आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, जो अक्सर ट्रेंड में चल रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में, उन्हीं को आपसे डिस्कस करेंगे। और आज तारीख है 7 अक्टूबर 2025। तो ये वीडियो आपके लिए आने वाले 6-7 महीने तक यूज़फुल रहेगी। आईएनएस अर्नाला, यहाँ सामने लिखा हुआ है आईएनएस अर्नाला। एक देखो, उथला समुद्र क्या हुआ, उथला समुद्र क्या हुआ, समझे ना बालक। ये मान लो जैसे भारत का समुद्र तट है, तो ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पर जो है समुद्र बहुत गहरा नहीं है। जैसे जैसे आप अंदर को जाएंगे वैसे वैसे समुद्र की गहराई बढ़ती जाएगी। तो ये जो इलाके हैं ये उथला समुद्र, और ये दूर के जो इलाके हैं इसे हम कहते हैं गहरा, और अंदर चले जाएं तो बहुत गहरा समुद्र, ठीक है। तो उथले समुद्री क्षेत्र में पनडुब्बियों को खोजने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम ये एक युद्धपोत है, ठीक है, जिसका नाम है आईएनएस अर्नाला। अब ये जो युद्धपोत है, एंटी सबमरीन तो है ही, पनडुब्बियों को नष्ट करने वाला तो है ही, इसके अलावा ये बचाव अभियान में भी काम कर सकता है, और आपकी जो खुद की पनडुब्बियां हैं उनकी सहायता भी ये कर सकता है। आईएनएस अर्नाला मूल रूप से ये उथले समुद्री क्षेत्र में, यानी कि बहुत गहरे समुद्र में जाने में सक्षम नहीं है, ये पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने में ये सक्षम है। एयरबस का विमान है C-295। ये परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन विमान है। ट्रांसपोर्टेशन विमान का मतलब क्या हुआ, सेना के हथियार, सैनिकों और जो साजो सामान है उन्हें एक से दूसरी जगह पहुंचाने वाला विमान है ये। तो स्पेन की जो कंपनी एयरबस है उससे ख़रीदे गए हैं। हमें इस सौदे में 16 विमान जो हैं एयरबस ने बिल्कुल तैयार हालत में दिए हैं, और 40 की असेंबलिंग जो है वो भारत में होगी। यानी कि 16 विमान तो उन्होंने बिल्कुल हमें तैयार हालत में दे दिए, और बाकी 40 विमानों के वो हमें कलपुर्जे देंगे, और इन कलपुर्जों की जो असेंबलिंग होगी या इनके पार्ट्स की जो असेंबलिंग होगी, उसके लिए जो प्लांट 2024 में मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, ये प्लांट है गुजरात के बड़ोदरा में। और ये प्लांट है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TACL का, यानी कि टाटा कंपनी का ही प्लांट है। यानी कि इन विमानों की असेंबलिंग जो करेगी वो भारत में वो टाटा कंपनी करेगी। ये परिवहन विमान है, ठीक है। बस इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, इससे और अगर ज़्यादा की बातें होंगी वो आईएएस में होंगी, उसके लिए अलग से वीडियो शुरू करेंगे 8-10 दिन बाद। प्रोजेक्ट 17A ये खूब चल रहा है। प्रोजेक्ट 17A क्या है, एक है प्रोजेक्ट P75, वो पनडुब्बियों से संबंधित, ध्यान रखना। P75 वो पनडुब्बियों का प्रोजेक्ट है, पनडुब्बी बनाने का प्रोजेक्ट। और ये है प्रोजेक्ट 17A, इसमें युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। अब ये युद्धपोत हैं ये किस तरह के हैं, ये युद्धपोत जो हैं ये स्टील थे युद्धपोत हैं। अच्छा, अब ये स्टील टेक्नोलॉजी क्या हुई, स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसे हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज़ या पनडुब्बियाँ जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं या आसानी से पकड़ में नहीं आते, या तो पकड़ में नहीं आते हैं या आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, इस तकनीक को कहते हैं हम स्टील्थ तकनीक, ठीक है, मैंने लिख भी रखा, ठीक है। और दूसरा नाम लिखा फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स का मतलब है ऐसे युद्धक जहाज जो छोटे होते हैं लेकिन बहुत तेज़ गति से चलते हैं, छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही तेज़ गति से चलते हैं, इन्हें हम कहते हैं फ्रिगेट्स, ठीक है साहब। तो प्रोजेक्ट 17A में हमने जो है कि कुछ स्टील टेक्नोलॉजीज़ की फ्रिगेट्स या युद्धक जहाज़ बनाए हैं। ये टोटल है 7, ये जहाज़ इसमें जो बनेंगे वो बनेंगे 7। इनमें से पहला था आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी इसमें पहला था, जो कि 15 जनवरी 2025 को नेवी में शामिल हो चुका है, ठीक है। अभी 26 अगस्त 2025 को आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी दोनों एक साथ, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक दिन में एक साथ दो हमने युद्धपोतों को एक साथ सेना में शामिल किया, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी। ध्यान रखना, बहुत सारे हैं तो होच पोच हो जाता है, तो एक साथ दो ये शामिल हुए थे, उदयगिरी और हिमगिरी, ठीक है साहब। ये शामिल हुए आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बेस पर नौसेना में, ठीक है। अच्छा, इन जहाज़ों की खूबी क्या है कि इसमें रडार बहुत ही एडवांस है, इसमें आप सुपरसोनिक मिसाइलें, अच्छा मैं आपको बता दूं भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट कर ली है, जो कि अग्नि 5 है। भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर ली है, जो कि अग्नि 5 है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, उन्नत रडार हैं इसमें। इसमें जो मिसाइलें हैं
वो सरफेस से एयर यानी सतह से हवा में मार कर सकती हैं। ठीक है, ये जो उदयगिरी और उदयगिरी जो है, देखो एक है ना वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो, नौसेना का है ये। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। युद्धास्त्र डिज़ाइन ब्यूरो या वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो, ये आईएनएस हिमगिरी और उदयगिरी जो हैं, ये वारशिप डिज़ाइन, इनका जो डिज़ाइन बनाया है वो इसने बनाया है। ठीक है, वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। इसमें उदयगिरी 100वां और हिमगिरी जो है 101वां युद्धपोत है, जिसका डिज़ाइन इसने बनाया है। इसमें हिमगिरी को जो बनाया, देखो डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, ठीक है ना। अब हिमगिरी जो बना वो गार्डन जी शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कलकत्ता में बना, और उदयगिरी जो बना मुंबई की मझगांव डॉक्स में बना। ये भी सवाल आते हैं। अच्छा, ये स्वदेशी नहीं है और ना ही पूरी तरह से विदेशी हैं। इनमें 75% से ज़्यादा जो सामग्री है वो स्वदेशी है, पूर्ण स्वदेशी नहीं है। 75% से ज़्यादा सामग्री इसमें जो है वो स्वदेशी है, बाकी 25% सामग्री इसमें विदेशी है। और ये दोनों गहरे समुद्र, जिसे हम नीला पानी भी कहते हैं, हर तरह के अभियान में सक्षम है, यानी कि लड़ भी सकते हैं, बचाव भी कर सकते हैं। ठीक है साहब, और आपदा से राहत भी पहुंचा सकते हैं, खोजबीन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो आईएनएस अर्नाला किस में है, उथले समुद्र में, और ये दोनों क्या हैं, गहरे समुद्र में। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। और ये पेज जो है केवल अगले 6 महीने के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपके काम आएगा। अच्छा, अब ये समुद्रयान मिशन क्या है? एक्चुअली समुद्रयान मिशन क्या है कि हमारा जो मिशन है, हम लोग देखो पनडुब्बियाँ, हम अभी जो है अधिकतम 3 या 3.5 हज़ार मीटर की गहराई तक हमारी पनडुब्बी जा सक रही है, या हमारे गोताखोर वहाँ तक जा सक रहे हैं। अब समुद्रयान मिशन में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम गहरे समुद्र की तलहटी तक जाने के मिशन पर हैं। बहुत गहरे समुद्र की तलहटी, ये समुद्र है, इसका डीप है, यहाँ तक जाने के मिशन पर हम हैं। हमारा या इस मिशन का जो अंतिम लक्ष्य है वो ये है कि हम 2047 तक 6,000 मीटर की गहराई तक जाएंगे। अभी नहीं जाने में सक्षम है वहाँ पर, 6,000 मीटर की गहराई तक हम जाएंगे। इसके लिए हम एक पनडुब्बी बना रहे हैं जिसका नाम है मत्स्य 6,000। 6,000 मीटर की गहराई तक जाएंगे, इस पनडुब्बी का हमने नाम रखा मत्स्य 6,000। इस पनडुब्बी को हम बना रहे हैं। ठीक है साहब। अच्छा, अब इसी समुद्रयान मिशन के अंतर्गत हाल ही में भारत के 2 नाविक फ्रांस के सहयोग से, किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से, फ्रांसीसी पनडुब्बी पर बैठ करके या फ्रांसीसी पनडुब्बी का इस्तेमाल करके पिछली 5 और 6 अगस्त को, 5 अगस्त को 4,025 मीटर की गहराई पर, और 6 अगस्त को 5,000, ये थोड़ा गलती हो गई मुझसे, 5 अगस्त को 4,025 मीटर की गहराई पर और 6 अगस्त को 5,002 मीटर की गहराई पर हमने जाकर समुद्र में गोता लगाया, और वहाँ तलहटी में जाकर के भारत और फ्रांस दोनों के ही झंडे गाड़े। तो ये है हमारा समुद्रयान मिशन। अब बहुत सी मिसाइलें हैं हमारी, जैसे प्रलय, प्रलय मिसाइल है। ये मिसाइल जो है स्वदेशी है, पूर्ण स्वदेशी है। ये डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इन तीनों ने मिलकर के बनाई है। सतह से सतह पर मार करती है, और इसकी रेंज है 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक। सुपरसोनिक मिसाइल है ये, यानी कि हवा की गति से भी तेज चलती है। अग्नि 5 मिसाइल, इसकी टेस्टिंग हमने की 20 अगस्त को, डेट नोट कर लेना। ठीक है, पहले भी इसकी टेस्टिंग होती रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल है ये, और जो हालिया इसकी टेस्टिंग हुई है 20 अगस्त को हुई है। अच्छा, इसने पहली बार क्या हुआ कि उड़ान के दौरान इसने 90 डिग्री का तीव्र मोड़ लिया, यानी कि मिसाइल जा रही है फिर अचानक इधर को मुड़ गई है। तो ये बहुत ही क्लिष्ट टेक्नोलॉजी है। इसकी रेंज है 5,000 किलोमीटर तक की, 5,000 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। और अग्नि सीरीज में 1, 2, 3, 4 और ये 5वीं है। तो अग्नि 1 से 4 तक की मिसाइल सारी सेना में शामिल हो चुकी हैं, और इन सभी की, यानी अग्नि 1 से 4 तक की जो मिसाइल हैं, इनकी जो रेंज है वो 700 से 3,500 किलोमीटर तक है, यानी कि 7। क्यू आर सेम मिसाइल ने, क्यू आर सेम का फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसका पूरा नाम है। ठीक है साहब। अब देखिए, आइए बात करते हैं सुदर्शन चक्र। दरअसल 15 अगस्त
2025 को यानी कि इसी स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक अनाउंसमेंट किया कि हम अपनी जो वायु रक्षा प्रणाली है यानी अपनी सीमाओं की रक्षा हवा में, उसको हम और मजबूत करेंगे और आधुनिक करेंगे, ठीक है, जिससे किसी भी सूरत में दुश्मन की कोई भी मिसाइल या ड्रोन या कोई हवाई जहाज भारतीय सीमा में प्रवेश ना कर सके। तो इस मिशन को नाम दिया गया सुदर्शन चक्र। अब आपसे कोई पूछे कि साहब सुदर्शन चक्र क्या है, तो आप कहेंगे उसको कि साहब ये बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। क्या है ये? बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है, जिसको नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र, ठीक। अब इस 15 अगस्त को इसकी घोषणा हो गई। इसके बाद इस सिस्टम की पहली टेस्टिंग जो हुई वो 23 अगस्त को हुई। अब 23 अगस्त को जो टेस्टिंग हुई सिस्टम की, उसमें हमने क्यू आर सेम मिसाइल से, क्यू आर सेम का फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सतह से हवा हवा पर त्वरित कार्रवाई करने वाला प्रक्षेपास्त्र, बहुत तेजी से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्यू आर सेम कहते हैं इसे, ठीक। और BSHORADS एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये दो मिसाइलें हमने इस्तेमाल की। इन मिसाइलों से हमने हवा में उड़ते बहुत सारे लक्ष्यों को भेदा, ठीक, समझ गए साहब। अब इन दोनों मिसाइलों को हमने जो नाम दिया वो नाम दिया IADWS, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। इसे हम कह रहे हैं सुदर्शन चक्र का पहला चरण या पहली टेस्टिंग। ये व्हीलर आइलैंड से हुई 23 अगस्त को, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल तो 15 अगस्त को इस बार फिर से मोदी जी ने ध्वजारोहण किया। अभी भी सबसे ज़्यादा ध्वजारोहण का रिकॉर्ड जो है वो नेहरू जी का है 17 बार, दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी जी हैं और तीसरे नंबर पर मोदी जी आ गए 12 बार। इस बार 79वां हमारा स्वतंत्रता दिवस था और इसकी 78वीं वर्षगांठ थी। इसकी थीम थी नया भारत। इस पर मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप भी अपने भाषण में जिक्र किया। ये रिकॉर्ड 103 मिनट का भाषण था इनका। इसी में इन्होंने सुदर्शन चक्र नाम के 10 वर्षीय मिशन की बात की, जिसकी बात मैं पहले ही आपसे कर चुका हूँ। तो सुदर्शन चक्र मिशन जो है वो इसका टारगेट 10 साल में अपने टारगेट को पूरा करना है। और इसी अवसर पर उन्होंने विकसित भारत रोजगार योजना को लागू करने का जिक्र किया और इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन 15 अगस्त 2025 को इन्होंने घोषणा की लाल किले से कि अब ये जो है कि लागू की जाएगी। इसके बहुत से प्रावधान हैं, इसकी बात हम अलग से करेंगे। 2047 तक मोदी जी ने घोषणा की कि भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अच्छा, यहीं पर इन्होंने घोषणा की कि देखो भाई, हमारा जो टारगेट था, हमारी जो टोटल बिजली यानी कि ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है, हमारा टारगेट था कि हम इसे 2030 तक इसमें 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा का शामिल कर लेंगे। लेकिन उस टारगेट को हमने 5 साल पहले ही 2025 में पूरा कर लिया। यानी इस समय हमारी जो कुल बिजली उत्पादन की क्षमता है उसमें 50% हिस्सा जो है वो अक्षय ऊर्जा का है। साथ ही घोषणा की कि 2047 तक हम परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है वो 10 गुना तक बढ़ाएंगे। मोदी जी ने इसी अवसर पर घोषणा की एक नए मिशन जिसका नाम है समुद्र मंथन मिशन, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। इसका मतलब ये है कि हम गहरे समुद्र में जाकर के तेल और गैस की खोज करेंगे। इसी अवसर पर उन्होंने घोषणा की नेशनल क्रिटिकल मिशन, यानी कि जो दुर्लभ खनिज हैं उनकी खोजबीन की। इसके अंतर्गत करीब 1200 से अधिक जगहों पर हम दुर्लभ खनिजों की खोज करेंगे। इसी अवसर पर मोदी जी ने पहली बार जीएसटी सुधारों की या जीएसटी 2.0 की घोषणा की। अब तो इतना अखबारों में आ चुका, आपको पता ही है कि इसमें 4 दरें थी पहले, अब इसमें केवल 2 दरें रह गई, 5 और 18% की। अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो 90% वस्तुएं ऐसी थीं जिन पर पहले 12% जीएसटी थी, अब 5% लगेगी। 90% वस्तुएं ऐसी थीं जिन पर
28% जीएसटी थी, अब उन पर 18% जीएसटी लगेगी। लेकिन जो लग्जरी आइटम यानी कार हैं, महंगे आइटम हैं, या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो चीज़ें जैसे सिगरेट, शराब वगैरह, उन पर अभी भी 40% की उच्च दर लगेगी। आपको पता है पेट्रोल और गैस जो है वो जीएसटी से बाहर है, वो अलग है, उन पर अलग से टैक्स लगता है। ठीक है, आगे चलें। अब यहाँ आ जाता है ये IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आपको पता है कि ये मोदी जी का ही मिशन है या भारत का मिशन है, भारत की पहल है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसकी घोषणा हुई थी मार्च, ये 4 गलत लिख दिया है मैंने, घोषणा हुई थी इसकी मार्च 2024 में, भारतीय पहल है इसकी। इसका पहला सम्मेलन जून 2025 में नई दिल्ली में हुआ। 95 देशों ने इसमें भाग लिया और इसमें 7 पशु हैं। मैंने शायद 8 कह दिया था, तो उसमें वो गलत है, 7 पशु हैं इसमें। शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। एस महेंद्र देव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी ये राष्ट्रपति की पहली एडीसी बनी है, पहली महिला एडीसी बनी है राष्ट्रपति की। अलियावती लोंग कुमेर ये 4 वर्ष बाद उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। एनालेना बेरबाक जर्मनी के हैं, ये जर्मनी की महिला हैं। ये यूएन महासभा के 70वें सत्र की अध्यक्ष बनी हैं। ये पहली थी 1953 में, पहली महिला थी इस यूएन महासभा के अध्यक्ष की। पंडित नेहरू की बहन, क्या नाम था उनका, विजय लक्ष्मी पंडित। मध्य प्रदेश सरकार देती है ये अवार्ड महात्मा गांधी पुरस्कार 2024 और 2025 के लिए। 2024 के लिए आनंद धाम भोपाल और 2025 के लिए पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम को। लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 का शंकर एहसान लॉय और 2025 का सोनू निगम। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आ रहा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 ये दिया है भारतीय वर्षा देश पांडे को। ये काम करती हैं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग आधारित जो गर्भपात हैं, बच्चों वो ना लड़कियों को गर्भ की जांच करके, लिंग की जांच करके उनको गर्भ में ही मार देना, इसके खिलाफ ये काम करती हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। स्वच्छता पुरस्कार हर साल जो आते हैं केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय ने जारी करता है वर्ष 2024-25 के। इसमें सबसे स्वच्छ शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर जो है, नंबर 1 इंदौर हमेशा की तरह और नंबर 2 सूरत। लगातार 8वें साल ये सबसे स्वच्छ शहर है। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहले नंबर पर है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। गंगा किनारे शहरों में प्रयागराज, और बड़े शहर यानी कि 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंक जो है अहमदाबाद की। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछेगा। प्रधानमंत्री को हमारे बहुत से देशों ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार दिए हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारे 27, डोमिनिका रिपब्लिक वो देश है जिसने 27वां पुरस्कार दिया है, ये सबसे लेटेस्ट है। अच्छा, अब 27 को याद करना बड़ा मुश्किल है और इसको ऐसे याद करते हैं कुछ खास खास। सबसे पहला जो अवार्ड दे दिया था 2016 में अफगानिस्तान ने दिया था। जुलाई 2025 तक कुल 27 देशों ने ये अवार्ड दिए हैं। 27वां देश है डोमिनिक रिपब्लिक। कुछ अलग नाम हैं। अच्छा, ज़्यादातर अवार्ड जो हैं उनके देशों के नाम से जुड़े हुए हैं। अब कुछ अलग से नाम हैं, जैसे सेंट एंड्रयू ये रूस का है, ड्रग ग्याल्पो भूटान का है, लोगोहू पापुआ न्यूगिनी का है, निशान इजुद्दीन मालदीव का है, साउथर्न या सदर्न क्रॉस जो है ब्राज़ील का है, और मित्र विभूषण लंका का है, बहुत आ रहा है ये। ग्रेट कमांडर ऑफ इंडियन ओशियन मॉरिशस का है, मुबारक अल कबीर कुवैत का। ये सब जो हैं इन देशों के राष्ट्रीय पुरस्कार हैं जो मोदी जी को मिले हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिए जाते हैं। मिस वर्ल्ड हो गई हैदराबाद में, मिस वर्ल्ड इवेंट हैदराबाद में हो गई 2025 की, 72वीं थी ये मिस वर्ल्ड इवेंट, 72वीं इवेंट थी 2025 की। और इसमें मिस वर्ल्ड बनी हैं ओपल सुचाता चुवांगसरी, थाईलैंड की हैं ये। और इंडिया की पहली मिस वर्ल्ड थी 1966 में रीता फारिया। नोमेडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास है भारत और मंगोलिया का, उलान बटोर में हुआ। शक्ति 2025 ये भारत और फ्रांस का युद्ध अभ्यास है, फ्रांस में ला कैवेलरी में हुआ। वरुण भारत और फ्रांस की नौसेनाओं का अभ्यास है, गरुण भारत और फ्रांस की वायुसेना का अभ्यास है। तो वरुण भारत फ्रांस नौसेना, गरुण भारत फ्रांस वायुसेना। ऑपरेशन सिंधु
हमने जो ईरान से अपने नागरिक निकाले, बाया आर्मेनिया निकाले थे, आर्मेनिया की राजधानी येरेवान के थ्रू निकाले थे अपने नागरिक हमने ये। और ऑपरेशन ब्रह्मा आपको पता ही है, हमने जो म्यांमार में भूकंप के समय राहत अभियान चलाया था, उस मिशन का नाम है। अब नया खेल प्रशासन बिल लागू हो गया है। अब मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी बात हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आपसे इस सेशन में आपसे विदा लेते हैं, और आपसे गुजारिश है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।